हेलो इंटर के बच्चों, दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं आप लोगों के लिए पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टीडीएस टीसीएस का एक बहुत ही शानदार रिवीजन। दोस्तों हम लोग अभी चालू करेंगे आपका पेमेंट ऑफ टैक्स के रिवीजन के साथ में। इसके बाद में इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का टीडीएस टीसीएस पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों ये अगले हार्डली 40-45 मिनट्स बट आप लोगों के एग्जाम के अंदर मतलब मिनिमम पकड़ के चलो 4 से लेके 7 मार्क्स सिक्योर होने वाले। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपका पहला चैप्टर जो बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में एंड इंटरेस्ट। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ने ना जीएसटी के अंदर 3 लेजर बनाए हुए, जो तीनों लेजर इलेक्ट्रॉनिकली आपके मेंटेन होते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, थर्ड रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर से जो भी आप लोगों को कैश में पेमेंट करना है ऑफ एनी ड्यू, वेदर इट बी टैक्स और इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी और अदर ड्यूज, वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू करोगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी कि जो भी आपने परचेसेस के टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट क्लेम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। और जो भी लाइबिलिटीज का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है उसका सारा हिसाब किताब आपका मेंटेन होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अंदर। तो सर ये लेजर मेंटेन कौन करता? ये लेजर सारे गवर्नमेंट के जो जीएसटी पोर्टल है या तो जियो जीएसटी नेटवर्क है, ये सारे लेजर्स वहाँ पे मेंटेन होते हैं। गवर्नमेंट मेंटेन करता है, आपको इसमें से कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर सबसे पहले बात करेंगे अपन आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। तो सुनो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब है जो कैश लेजर आपका मेंटेन है डिपार्टमेंट के साथ। सर मतलब क्या कि देखो, अगर समझो मुझे लाइबिलिटी का कुछ पेमेंट कैश के अंदर करना है, उसके लिए मुझे अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद में सर्टन अमाउंट को यूज करना पड़ेगा। तो ये सारा हिसाब किताब जो मेंटेन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर मेंटेन होता है। सर यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए ना आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपके पास मेथड है ऑनलाइन मेथड, दूसरा मेथड है ऑफलाइन। सर ऑनलाइन मेथड में नो लिमिट, आपको जितना पैसा डिपॉजिट करना है आप लोग कर सकते हो। सर ऑनलाइन आप पेमेंट कैसे करोगे? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर लो, यूपीआई के थ्रू कर लो, आईएमपीएस कर लो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। बट सर ऑफलाइन के अंदर है ना 2 तरीके रहते हैं। एक रहता है आपका एनईएफटी या तो बोलते हैं आरटीजीएस। सर यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना चाहिए आप उतना एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। बट सर जो सेकेंड पॉइंट रहता है ना आप लोगों का, वो बात करता है ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर पेमेंट। सर ओवर द काउंटर पेमेंट किसकी बात करता? यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने सर्टन बैंक्स के साथ टाई अप किया है, वहां पे जाके आप पर टैक्स पीरियड ₹10,000 तक का पेमेंट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका ओवर द काउंटर पेमेंट। सर ओवर द काउंटर पेमेंट यानी कि जीएसटी के डिपार्टमेंट जाके पेमेंट करना नहीं होता है, बस बैंक में जाके आपको पेमेंट करना रहता है। देखो एनी केस, इनमें का कोई भी केस जो भी रहे, आपका जो चलान है ना, चलान वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि मैनुअल चलन जीएसटी के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है सर, ये ओवर द काउंटर का 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहेगा किसको? अगर डिपॉजिट कर रहा है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, या तो अगर प्रॉपर ऑफिसर आपसे कोई भी अमाउंट को रिकवर करवा रहा है इंक्लूडिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग और सेल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और टू कलेक्ट अमाउंट बाय वे ऑफ चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी और एडॉक डिपॉजिट। मतलब उधर 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ना ही एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ज्यादा करके आपको पूछेंगे। अगला पॉइंट बात करता है सर, जो भी आपके चलान रहेंगे वो चलान हमेशा कैसे बनेंगे? आपके मैंडेटरी हमेशा वो ऑनलाइन बनेंगे। एक सिंगल चलान रहता है आपको, अगर कोई भी मेजर एड, अभी ध्यान से सुनना, मेजर एड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी या सेस, ये मेजर एड है। और माइनर एड है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर्स। तो आपको कोई भी पेमेंट करना रहेगा ना, आप एक चलान के थ्रू वेरियस पेमेंट्स को कर सकते हो। देयर इज अ सिंगल चलान प्रिस्क्राइब फॉर ऑल टैक्सेस, फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड अदर पेमेंट्स। सर जब चलान आप बनाओगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक चलान जनरेट होता है वो वैलिड रहता है 15 दिन के लिए, यानी कि आपको 15 डेज में गवर्नमेंट को पेमेंट करना रहता है। सर बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, यानी कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अपन ने देखा था, पार्ट ए भरने के बाद में आपके पास एक टीआरएन जनरेट होता है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो वो टीआरएन नंबर के बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो? कैश को डिपॉजिट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन लेने के पहले। ठीक है सर, जो भी डिपॉजिट आप करोगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रेडिट।
फिर आता है सर एक CIN नंबर। CIN नंबर क्या रहता है? बेसिकली एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है जो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो डिटेल्स मेंटेन करता है जो भी पेमेंट आपने बैंक को किया उसका। सर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखो भैया ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, यहाँ पे आपके ना मेजर हेड्स है IGST, CGST, SGST और UTGST और सेस, और ये आपके माइनर है टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बोल रहे जो अमाउंट आपका स्पेसिफिक मेजर एंड माइनर हेड में, वो सिर्फ उसी मेजर माइनर हेड के अगेंस्ट यूज हो सकता। यानी कि सर इधर मेरा अमाउंट किधर था? IGST के टैक्स के अंदर लेट से मेरे 10,000 रुपीज थे, तो ये किसके अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकूंगा मैं? ओनली IGST के टैक्स के अगेंस्ट। यानी कि सर अगर समझो मेरा लाइबिलिटी है, मेरे को SGST का टैक्स पे करना है 200 रुपीज का, मैं इसको इधर यूज कर पाऊंगा क्या? आंसर इज नो। या तो सर अगर मेरा IGST का लेट फी है 200 रुपीज का पेबल, तो क्या मैं ये 10,000 को इधर यूज कर पाऊंगा क्या? आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर का बैलेंस यूज करने के लिए अमाउंट आपका स्पेसिफिक मेजर एज वेल एज स्पेसिफिक माइनर हेड के अंदर डिपॉजिट होना चाहिए। हाँ सर, मैं ये अमाउंट को ना ट्रांसफर कोई भी मेजर माइनर हेड से कोई भी मेजर माइनर हेड में ट्रांसफर कर सकता, यानी कि मैं ये 10,000 को इधर भी ट्रांसफर कर सकता, मैं ये 10,000 को इधर भी ट्रांसफर कर सकता, मैं इसको इधर भी इधर टोटल है, इधर भी ट्रांसफर कर सकता, मैं उसको ट्रांसफर कहीं पे भी कर सकता। ट्रांसफर करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद में एक रजिस्टर्ड पर्सन है ना, रजिस्टर्ड पर्सन, अगर उसके पास कोई भी बैलेंस एनी माइनर हेड ऑफ CGST और SGST के अंदर है, SGST नहीं, CGST और IGST, वो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी वो पैसा ट्रांसफर कर सकता। मतलब मान लो मेरा एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में था और एक रजिस्ट्रेशन गुजरात में, एक किधर है? महाराष्ट्र में, एक रजिस्ट्रेशन है गुजरात में। अगर मेरा महाराष्ट्र में CGST और IGST में कुछ भी बैलेंस है, मैं उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ? गुजरात के CGST और IGST के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। एक ही मिनट। हाँ चलो सर, यहाँ तक हो गया देख के। फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता हूँ सर? अगला पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सुनो ध्यान से, जो भी मैंने इनवर्स अप्लाई किया जिसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वो मेरा किधर चला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा आ जाएगा। सॉरी, जो भी मैंने परचेस किया, जो भी टैक्स मैंने सप्लायर को पे किया, ये मेरे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे में अगर मैंने कोई भी इनवर्स अप्लाई किया और RCM बेसिस पे मैंने ही गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, वो पैसा भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आ जाएगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा पेमेंट कर सकता हूं? टैक्स का पेमेंट कर सकता हूं। कौन सा पेमेंट? टैक्स। देखो दोस्तों, आपके ना पेमेंट है ना दो टाइप के रह सकते हैं। एक तो रह सकता है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स, दूसरा पेमेंट कौन सा रहेगा आपका? इंटरेस्ट हो गया, या तो लेट फी हो गया, या तो पेनल्टी हो गया, या तो अदर ड्यूज हो गए। ठीक है, इसका पेमेंट आप कंपलसरी किससे करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करोगे। और सर अगर मेरा टैक्स का लेजर है, उसमें भी दो बातें, टैक्स मेरा एक तो RCM वाला है या तो टैक्स FCM वाला है। अगर मेरा RCM वाला है, ये भी कंपलसरी किससे पे होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। FCM वाला रहेगा तो वो कैश या तो क्रेडिट किसी से भी मैं पे कर सकता हूँ। वापिस से देखो, मेरी लाइबिलिटी एक तो है टैक्स की, या तो मेरी लाइबिलिटी है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी या अदर ड्यूज। अगर इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, अदर ड्यूज है, उसको कैश से पे करने का। RCM का लाइबिलिटी है कैश से पे करने का। FCM वाला है तो कैश और क्रेडिट किससे भी अपन पे कर सकते हैं। डन। चलो उसके बाद में सर अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। जो भी मेरे लाइबिलिटी का मुझको पेमेंट करना है वो सारा मेरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में आ जाएगा। सर एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे, ध्यान से सुनना। मेरी जो भी लाइबिलिटीज है, क्या मैं मेरे मन से जो लाइबिलिटी को पहले पे करना है उसको पे कर सकता हूँ क्या? तो आंसर इज नो। मेरे को एक स्टेप, गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बोला हुआ है, एक प्रोसीजर बोला हुआ है, एक फ्लो बोला हुआ है। मेरे को मेरी डिस्चार्ज करनी है लाइबिलिटीज उसी फ्लो के अंदर। सर वो कौन सी फ्लो है? वो फ्लो क्या है? सॉरी, सबसे पहले मैं पे करूंगा प्रीवियस टैक्स पीरियड के ड्यूज। अगर मेरे कुछ पिछले महीने के ड्यूज बाकी है, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, पहले उसको पे करूंगा। फिर जो मेरे करंट पीरियड के ड्यूज है,
टैक्स इंटरेस्ट लेट फी उसका पेमेंट करूंगा। फिर अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी डिमांड निकली है सेक्शन 73, 74 और 74 है, फिर उसका पेमेंट करूंगा। अगर एक पर्सन वॉलंटरी बोल रहा है कि मेरे अगेंस्ट जो पहले डिमांड निकला है मैं वो डिमांड का पेमेंट करूंगा, बाद में प्रीवियस मंथ एंड करंट मंथ के ड्यूज पे करूंगा, वैसा अलाउड नहीं है। ठीक है, डन, ओके। Presumption that tax incidence is passed on. When a taxable person has paid CGST, taxable person is deemed to pass on the incidence of such payment of tax to the recipient. This is subject to contrary until proven. जाने दो, एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये। सर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में क्या क्या बातें डेबिट होगी? जो जो मेरा पेमेंट करना है, टैक्स इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी उसको डेबिट करना पड़ेगा। जो भी पेमेंट करना है मुझे प्रोसीडिंग्स के अंदर वो डेबिट होगा, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो डेबिट होगा। ये सारी बातें मेरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में डेबिट हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। अभी सीधा आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, सर देखो, अगर आपने पेमेंट को डिले किया या अगर आपने रॉन्ग आईटीसी अवेल किया, आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। If ITC is wrongly availed but not utilized, interest will not be payable. सर एक एक पॉइंट को ना धीरे से समझाऊंगा। सबसे पहले डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, मैं सारे पॉइंट्स को ना थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, रिटर्न फाइल्ड लेट। कौन सा पॉइंट है? रिटर्न फाइल्ड लेट। समझो, आप लोगों का जून महीने का ड्यू डेट था। जून महीने का ड्यू डेट क्या था आपका? 20 जुलाई 2026। आपका जून महीने का एक्चुअल फाइलिंग डेट वो आ रहा था, लेट से आपने रिटर्न को लेट फाइल किया 10 अगस्त 2026, यानी कि आपने आपका रिटर्न ही लेट फाइल किया। तो सर आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा मालूम है क्या? आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप लोग आपका क्या चेक करोगे? ग्रॉस लायबिलिटी। क्या चेक करोगे? ग्रॉस लायबिलिटी, यानी कि आपको कितना टैक्स पे करना है, उसमें से आप माइनस करोगे आपका एलिजिबल आईटीसी। क्या चेक करोगे? एलिजिबल आईटीसी। उसमें से आप माइनस करोगे कैश बैलेंस एज ऑन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मतलब सर जिस दिन आपका ड्यू डेट था ना, उस दिन चेक करो कि आपके पास कुछ कैश जमा थी क्या वो लेजर में। अगर वो रहेगी उसको भी माइनस कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो इसको 18% से इनटू नंबर ऑफ डिले, जितने नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे? 365। ये फॉर्मूला का अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख दो सब लोग। डन हो गया। चलो सर अभी ना एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। देखो मेरा यहाँ पे जून महीने का लाइबिलिटी आ रहा था पे करने का 92,000, मेरे पास आईटीसी था 40,000 रुपीज का, और जो ड्यू डेट है ना, मेरा जून महीने का ड्यू डेट क्या है? 20 जुलाई। 20 जुलाई के दिन मेरे पास कैश लेजर के अंदर पैसे पड़े हुए थे 8,000। तो सर मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना आएगा? इंटरेस्ट आएगा मेरा 92,000 माइनस 40,000 माइनस 8,000। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18% से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी ना मेरे को डिले चेक करना है कितना हुआ है, तो कहना है इससे मेरा जुलाई महीने में 11 डेज का डिले हुआ, और मेरा अगस्त में जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा ना उस दिन तक का इंटरेस्ट आएगा। पेमेंट कब हो रहा है? 10 तारीख, यानी कि डिले कितने डेज का हो गया? 21 डेज। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटू 21 डिवाइडेड बाय 365। तो इस केस में आपका आंसर आएगा 92,000 माइनस 48,000 इंटू 18% इंटू 21 डिवाइडेड बाय 365। अमाउंट कितना आ रहा है आपका? अप्रोक्सीमेटली 456। और इसको आप कंपल्सरी पे किस में करोगे? कैश। किस में पे करोगे? कैश। ठीक है सर मेरे को एक बात बताओ ना, अगर यहाँ पे आईटीसी आपके पास 1 लाख रुपीज रहता था तो इंटरेस्ट कितना आता? तो अभी आप मेरे को बताओ, मेरी लाइबिलिटी बन गई रहती थी 92,000, मैंने पूरा 92,000 मेरे क्रेडिट से पे कर दिया रहता था, यानी कि मेरा नेट कैश पेबल कितना हो गया रहता था? 0। और अगर नेट कैश पेबल 0 है तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं थी। समझा? तो ये हो गया आपका केस नंबर 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझा दिया। केस 2, अच्छा
सर इसका अगर किसी को पूरा स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में आप लोगों को रिवीजन में ये मदद करेगा। चलो डन है, परफेक्ट। बढ़ेंगे सर अगले वाले पॉइंट की तरफ। सर आपका है ना रिटर्न टाइम पे फाइल हो गया था। देखो केस 1 में आपने क्या देखा था, आपने रिटर्न को फाइल किया लेट। सर मैं अभी केस 2 क्या बोल रहा हूं मालूम है क्या आपको? केस 2 ओमिशन हुआ, ओमिशन ऑफ लाइबिलिटी हुआ। क्या हो रहा है? ओमिशन ऑफ लाइबिलिटी। तो यहां पे अभी आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या आएगा? ग्रॉस लाइबिलिटी इंटू 18% इंटू डिले पीरियड डिवाइडेड बाय 365। अभी आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर आप एग्जांपल से समझो तो ध्यान से सुनना। मेरा जून महीने का ड्यू डेट था 20 जुलाई 2026। मैंने जुलाई के मंथ में ना रिटर्न को बराबर से फाइल कर दिया, जून वाला रिटर्न मैंने बराबर से फाइल कर दिया। रिटर्न फाइल करने के बाद में मुझे अक्टूबर में रियलाइज हो रहा कि यार मेरी है ना जून महीने की 40,000 रुपीज की ना मैंने लाइबिलिटी को शो ही नहीं किया। अक्टूबर में रियलाइज हुआ तो मैंने क्या किया, 17 अक्टूबर 2026 के दिन है ना, जब मैं सितंबर मंथ का 3B फाइल कर रहा था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मैंने ये लाइबिलिटी को पे कर दिया। कितने रुपीस की लाइबिलिटी को पे कर दिया? 40,000 की लाइबिलिटी को पे कर दिया। अच्छा सर मैंने पेमेंट कैसे किया? ऐसे मान लो पूरा 100% मेरे पास क्रेडिट था, मैंने क्रेडिट से पूरा पेमेंट कर दिया। अभी यहाँ पे मेरा रिटर्न लेट हो रहा है क्या फाइल करने में? आंसर इज नो। मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया था, मैं लाइबिलिटी को लेट फाइल ये कर रहा हूँ, लेट शो कर रहा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरी टोटल लाइबिलिटी के अमाउंट पे। यानी कि इंटरेस्ट कितना आएगा? 40,000 इंटू 18% इंटू आपका डेट क्या था? जुलाई। तो आपने जुलाई में 11 डेज का डिले किया, जुलाई हो गया। अगस्त में 31 डेज का डिले हो गया अगस्त। सितंबर में 30 डेज का डिले हो गया। आप पेमेंट कब कर रहे हो? 17 अक्टूबर, यानी कि 11 प्लस 77, 88 डेज का आपका डिले हो रहा। तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 88 डेज के लिए डिवाइडेड बाय 365। तो 40,000 इंटू 18% इंटू 88 डिवाइडेड बाय 365, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1736। तो सर अगर आपने रिटर्न को पूरा लेट फाइल किया तो इंटरेस्ट आएगा आपका नेट टैक्स पेएबल एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे। पर अगर आपने ओमिशन किया था वो लाइबिलिटी को बाद में बताया तो ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझा ये वाला पॉइंट? डन। सर अगला पॉइंट बात करता है रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड। किसकी बात कर रहा है? रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड। ठीक है, रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड। देखो ध्यान से क्या हो गया, मैंने जून 2026 का रिटर्न फाइल किया। ठीक है, कब रिटर्न फाइल किया मैंने? 20 जुलाई 2026। मेरे को बाद में याद आया कि मैंने आईटीसी गलत क्लेम कर लिया, तो मैंने क्या किया, 17 अक्टूबर 2026 को आईटीसी रिवर्स कर दिया। लेट्स से ये आईटीसी था 22,000, तो मुझे ये आईटीसी जब से मैंने क्लेम किया था, क्लेम कब किया था मैंने? 20 जुलाई से, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना आएगा? 22,000 इंटू 18% इंटू, शायद ऊपर भी सेम डेट्स थी अपनी अभी, 20 जुलाई से लेके 17 अक्टूबर तक। तो ये 88 डिवाइडेड बाय 365 कितना आएगा? 22,000 इंटू 18% इंटू 88 डिवाइडेड बाय 365, मुझे 955 इतने रुपीस का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आईटीसी रिवर्सल करने के टाइम पे। बट एक बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना आईटीसी अवेल होना चाहिए। अवेल मतलब क्या? रादर यूटिलाइज होना चाहिए। मतलब सर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। केस नंबर 4, सर मैंने जून में क्या किया, गलती से आईटीसी को क्लेम कर लिया। कितने रुपीस का क्लेम कर दिया? या तो अवेल कर लिया 22,000 रुपीस का। ठीक है, ये कब किया मैंने? 20 जून 2017, सॉरी 2020, अरे यार 2 मिनट, 20 जुलाई 2026 के दिन ये मैंने किया। बाद में मैं ये आईटीसी को रिवर्स कर रहा, आईटीसी को क्या कर रहा हूं मैं? रिवर्स कर रहा हूं 17 अक्टूबर 2026 के दिन। सर मैंने इसको क्लेम कर लिया, मतलब मैंने मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 22,000 रुपीज लेके आ गया, बट मैंने ये अमाउंट को यूज ही नहीं किया मेरे आउटपुट लाइबिलिटी के अगेंस्ट। यानी कि ये अमाउंट इज क्लेम्ड, इसको मैंने क्लेम किया बट अनयूटिलाइज्ड। क्लेम्ड बट कैसी है? अनयूटिलाइज्ड। तो भैया मुझे रिवर्स करना पड़ेगा सिर्फ 22,000
मुझे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो अमाउंट को यूटिलाइज ही नहीं किया है। समझा? सर थर्ड केस बताओ, एंड एकदम शानदार केस है, ध्यान से सुनना। मैंने जून महीने का रिटर्न फाइल किया। रिटर्न कब फाइल किया मैंने? 20 जुलाई 2026। यहाँ पे मैंने आईटीसी को क्लेम किया। कितने रुपीस का क्लेम किया? 1 लाख। नॉट यूटिलाइज, सिर्फ क्लेम करके रख दिया। कितने रुपीस का क्लेम कर लिया? 1 लाख। मैंने जब मेरा जुलाई महीने का रिटर्न फाइल किया, उसमें से मैंने क्या किए, 80,000 को मैंने यूटिलाइज कर दिया। अच्छा सर, कौन से दिन पे आपने यूटिलाइज किया? लेट्स से 19 अगस्त 2026। अभी बाद में मुझे ना नवंबर का, जब मैं 3B फाइल कर रहा था ना, यानी कि कब फाइल कर रहा था मैं, लेट्स से 20 दिसंबर 2026 को फाइल कर रहा था, मैंने आईटीसी को रिवर्स कर दिया क्योंकि ये मेरा 1 लाख रुपीस का गलत आईटीसी क्लेम था, तो मैंने 1 लाख को रिवर्स कर दिया। सर अभी 1 लाख में इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात, क्या मैंने पूरा 1 लाख रुपीस यूज किया है? आंसर इज नो। मैंने कितना यूज किया? खाली 80,000। तो देखो मुझे 1 लाख का पूरा क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स वाला कंपोनेंट। बट इंटरेस्ट अभी कितने पे चार्ज करेंगे? जितना पैसा मैंने यूज किया। कितना पैसा यूज किया था मैंने? 80,000। उसके ऊपर 18% मेरे से लेंगे। बट कौन से दिन से लेंगे? जिस दिन मैंने आईटीसी क्लेम किया था उस दिन लेंगे। अच्छा सर, मैंने आईटीसी जिस दिन यूटिलाइज किया था उस दिन से इंटरेस्ट आएगा। देखो मैंने जून का रिटर्न 20 जुलाई को फाइल किया था, बट मैं बोलूँ मैंने आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया था। मैंने आईटीसी को यूटिलाइज पहली बार कब किया था? जब मैंने जुलाई का रिटर्न फाइल किया था। कब किया था? 19 अगस्त को। तो सर मैंने ना इसको अगस्त महीने में 1 और 12 दिन अगस्त के यूज किया। अगस्त, सितंबर के मैंने 30 डेज यूज किया, अक्टूबर के मैंने 31 डेज यूज किया, नवंबर के मैंने 30 डेज यूज किया, और मैंने दिसंबर 20 को इसको रिवर्स किया, यानी कि दिसंबर के मैंने 20 डेज यूज किया। तो अभी कितने दिन यूज किया मैंने? 32 प्लस 91। 32 प्लस 91 कितने दिन यूज किया मैंने उसको? 123। तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे 123 डिवाइडेड बाय 365। कितना आएगा वो? 80,000 इंटू 18% इंटू 123 डिवाइडेड बाय 365। तो अभी मेरा इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आ गया 4853। ये कौन सा कंपोनेंट बन गया मेरा? इंटरेस्ट का कंपोनेंट। देखो अगर इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लो आप लोग, बाद में आप लोगों को काम आएगा। डन है सबका यहाँ तक? चलो परफेक्ट। सर अभी इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट बच रहा, वो क्या बात कर रहा है? अरे यार स्क्रीन जल्दी चल। देखो सर, एक लास्ट पॉइंट अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहा? सर ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया, मैंने ये वाला पॉइंट भी आपको समझा दिया। सर अभी है ना एक क्वेश्चन क्या है मालूम है क्या, कि आपने पहले गलत आईजीएसटी को क्लेम कर दिया, बाद में अभी आप आईजीएसटी को रिवर्स कर रहे हो। मतलब क्या हो गया कि सर आपने ना एक कोई तो भी मंथ में ना, लेट से जून 2026 में गलत आईजीएसटी क्लेम कर लिया 1,40,000 रुपीज का। अभी आप आपकी गलती को रेक्टिफाई कर रहे हो इन द मंथ ऑफ डिसंबर 26। डिसंबर 26 में आपको 1,40,000 का आईजीएसटी को पे करना पड़ेगा। बट वो पे करने के लिए आपने क्या किया? 32,000 रुपीज का आईजीएसटी यूज किया, 48,000 का सीजीएसटी यूज किया, और लेट से 12,000 का अपने एसजीएसटी को यूज कर लिया, ऐसे समझो। तो गवर्नमेंट क्या बोलता कि अगर आपने ये सब टैक्सेस को यूज किया ना, तो हम मानेंगे कि इतने रुपीस का है ना आईजीएसटी यूज ही नहीं हुआ था। तो सर आपने कैश में कितना पे किया? 140 माइनस 32 माइनस 48 माइनस 12। आपने टैक्स रिवर्स कैश में कितना पे किया? 48,000। हम आपसे इंटरेस्ट सिर्फ 48,000 पे लगाएंगे, बचे हुए अमाउंट पे हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट, अगर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी है ना, तो इंटरेस्ट इज पेएबल ओनली ऑन कैश कंपोनेंट, only on cash component used to pay IGST amount। ठीक है? ठीक है क्या सर? क्रेडिट ऑफ कॉम्पेंसेशन से आईजीएसटी के अगेंस्ट नहीं मिलता, तो उसको आप सेट ऑफ वैसे भी नहीं कर सकोगे।
क्लियर है? यस, थोड़ा सा 25 मिनट्स का टाइम लग गया, बट मैंने बहुत ही डिटेल में हम लोगों को पूरा पेमेंट ऑफ टैक्स बता दिया। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी ये लेक्चर को देख रहे होगे, अगर सेल्फ स्टडी नहीं भी किया रहेगा या कभी ये चैप्टर को छोड़ा है, तो भी ये 25 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर पूरा आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, चलो इसके अंदर हम लोग लगेज क्या स्टार्ट करने वाले, आपका अगला चैप्टर, अगला चैप्टर किसकी बात करता है? टीडीएस एंड टीसीएस। छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स, पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ सब लोग, चैप्टर कौन सा है आप लोगों का? टीडीएस एंड टीसीएस। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो आपका अगला चैप्टर है जो बात करता है टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस का फुल फॉर्म है सर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बताओ सर, टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट पे रहती है या सप्लायर पे? तो आंसर इस सर ये तो रहती है रेसिपिएंट पे। किसके ऊपर रहती है? रेसिपिएंट। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहे कि एक सप्लायर है, एक कौन है? सप्लायर। उसने रेसिपिएंट को सप्लाई किया। रेसिपिएंट को बोल रहे जब तू पेमेंट करेगा ना सप्लायर को, तू ना उसको पूरा अमाउंट पे मत कर, तू इसमें से एक टैक्स वाला कंपोनेंट को डिडक्ट कर। ये डिडक्ट किया हुआ कंपोनेंट तू किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। और जो बैलेंस अमाउंट है वो तू किसको पे करेगा? सप्लायर को पे करेगा। ये कंसेप्ट हो जाता है आपका टीडीएस का। अच्छा सर, टीडीएस क्या सभी बायर को करना पड़ता है? आंसर इज नो। नीचे दिए गए वे 7 बायर्स है, बस उन्हीं बायर्स को टीडीएस करना है। नंबर 1, सर अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो, उनको टीडीएस करना पड़ेगा। सेकेंड, सर अगर लोकल अथॉरिटी हो तो उनको टीडीएस करना पड़ेगा। थर्ड, गवर्नमेंट की एजेंसी हो तो उनको टीडीएस करना पड़ेगा। सर वापिस से सिर्फ 3 टाइप के लोगों को टीडीएस करना है। सबसे पहले, सॉरी टोटल 7 है, पहले की 3। सबसे पहले गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड लोकल अथॉरिटी, थर्ड किसकी बात कर रहा था? गवर्नमेंट की एजेंसी। इनको टीडीएस करना है। गवर्नमेंट ने कुछ और लोगों को नोटिफाई किया जिनको टीडीएस करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड जिसको सेटअप किया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने, या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने, या तो जिसको एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% और मोर पार्टिसिपेशन है, उनको टीडीएस करना पड़ेगा। या तो कोई भी सोसाइटी जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, उनको टीडीएस करना पड़ेगा। या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको टीडीएस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बात कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप रजिस्टर्ड हो, आप कोई भी मेटल स्क्रैप को रिसीव कर रहे हो दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप लोग परचेस कर रहे हो मेटल स्क्रैप को दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से, तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। वापिस से 7 लोग जिनको टीडीएस करना है। सबसे पहला गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड आ जाते हैं लोकल अथॉरिटी, थर्ड आ जाता है गवर्नमेंट की एजेंसीज। उसके बाद में सर कुछ और लोगों को टीडीएस करना है। अगर कोई भी अथॉरिटी और बोर्ड है जिसको एक्ट ने सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और बाय एनी गवर्नमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 51% और मोर है, या तो जो भी सोसाइटी है जिसको गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या तो रजिस्टर्ड पर्सन है जो मेटल स्क्रैप को रिसीव कर रहा है फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, उनको यहाँ पे टीडीएस करना पड़ेगा। क्लियर है? सर कुछ लोग जिनको टीडीएस नहीं करना है, सबसे पहले अगर आप लोग कोई भी गुड्स को सप्लाई कर रहे हो टू द अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या तो अदर देन द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन एनेक्सर ए, तो आपको टीडीएस नहीं करना है। सर अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सप्लाई किया, उसको टीडीएस नहीं करना है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता? सर ये जो ऊपर अपन ने 7 नाम देखे ना, अगर ये आपस में 7 लोगों ने एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन किया तो टीडीएस नहीं करना पड़ेगा, अदर देन मेटल स्क्रैप। सर यानी कि अगर मेटल स्क्रैप का डीलर किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन करेगा, उसको कंपलसरी टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सर यहाँ पे डिडक्टी कौन है? यानी कि आप लोग यहाँ पे टीडीएस कब करोगे मालिक? जब आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब सर देखो जो आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, अगर वो मोर देन 2.5 लाख है तो आपको टीडीएस करना पड़ेगा। सर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में आपके कोई भी टैक्सेस है ना, यानी कि जीएसटी है ना, उसको इंक्लूड नहीं करने का। अगर आपका कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, आपको इसको इंक्लूड नहीं करने का। प्योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2,50,000 से ज्यादा हुआ तो आपको टीडीएस करना है। सर यानी कि एग्जैक्ट 2,50,000 हुआ तो एग्जैक्ट वो क्या बोल रहे, टीडीएस नहीं करने का। ठीक है सर, टीडीएस क्या परसेंटेज से करोगे? अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 1% सीजीएसटी प्लस, ऐसे लिख दो 1% सीजीएसटी प्लस 1% एसजीएसटी इन केस ऑफ
इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर सर ये आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको 2% IGST का TDS करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको TDS करना है ना, तो जो रेसिपिएंट का लोकेशन है, रेसिपिएंट का, वो प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ सेम होना चाहिए। वापिस से सुनो मैं क्या बोल रहा, TDS करना है ना तो रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लायर से सेम होना चाहिए। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के साथ कॉमन नहीं है, तो TDS नहीं होगा। इसको ना ये एक एग्जांपल के थ्रू समझो आप लोग, कि आपका सप्लायर स्टेट ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई ए के अंदर है, रेसिपिएंट ए के अंदर है, आपका TDS होगा। आपका सप्लायर ए में स्टेट में है, अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए है, रेसिपिएंट बी स्टेट के अंदर है, आपका TDS नहीं होगा। सप्लायर स्टेट ए में है, रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट बी में, रेसिपिएंट बी स्टेट में है, तो TDS होगा। अच्छा सर, पहले वाले केस में कौन सा TDS होगा? CGST वाला 1%, SGST वाला 1%, क्योंकि ये आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। और थर्ड केस में ये आपका ट्रांजैक्शन कैसा है? इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहाँ पे आपका कौन सा TDS होगा? IGST वाला हो जाएगा 2%। समझा? ठीक है। उसके बाद में सर अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई किससे ज्यादा होना चाहिए? 2,50,000 से ज्यादा होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस, है ना, बट इंक्लूडिंग अदर टैक्सेस, यानी कि म्यूनिसिपल टैक्सेस लगाए, एक्साइज ड्यूटी लगाए, बाकी कोई भी एक्ट में टैक्सेस लगे उसको आपको इंक्लूड करना है, सिर्फ GST के टैक्सेस को आपको एक्सक्लूड करना है। दूसरा सर, ये TDS का पैसा आपको गवर्नमेंट के पास कब तक जमा करना है? तो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको रिटर्न को फाइल करना है। सर यानी कि अगर मेरा जून का TDS है, वो कब तक डिपॉजिट होना चाहिए? 10 जुलाई। उसके बाद में डिले किया तो 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपने TDS का रिटर्न फाइल किया, सामने वाले को उसका सर्टिफिकेट मिलेगा 7A के अंदर। जो भी पर्सन का TDS हुआ है, यानी कि मैं अभी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, वो अमाउंट को रिटर्न ले सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। किधर लेगा वो पैसा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसको रिटर्न ले लेगा। ठीक है, ओके सर, जो भी पर्सन को TDS करना है उसको GST में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर वो पहले रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो बंदा GST में TDS के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहा है, उसके पास पैन कार्ड नहीं रहा तो भी चलेगा, टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर के बेसिस पे भी वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। जो भी बंदा TDS करेगा उसको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा GSTR 7। अगर कोई महीने में ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? नील GSTR 7 फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, डन, सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। सर अगला पॉइंट बात करता है TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सर अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, वो सप्लायर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, कोई भी सप्लायर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा, उसको TCS करना पड़ेगा। मतलब समझो, अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैं मेरे वेबसाइट से खुद ही मैं मेरे प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, मुझे TCS नहीं करना पड़ेगा। बट अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे सेलर आ रहा, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूं, अभी मैं TCS करने के लिए लायबल होऊंगा। ठीक है सर, TCS कौन से एग्जाम्पल है? एक हो गया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो हो गया, वो सब। यानी कि अगर प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरा बंदा कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है तो TCS आएगा, अगर आप खुद आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो TCS नहीं आएगा। सर TCS किसको करना पड़ेगा? एवरी ECO को करना पड़ेगा। कौन से वैल्यू पे करना पड़ेगा? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सर नेट वैल्यू मतलब क्या? आपका सप्लाई माइनस सप्लाई रिटर्न। सर सप्लाई रिटर्न मतलब क्या बोल रहे हो? सेल्स रिटर्न। जितने का मैंने सेल्स किया, लेट्स से मैंने सेल्स किया 10,000 का, सेल्स रिटर्न मेरा कितने का है? 2,000, तो मुझे कितने पे? 8,000 पे क्या करना पड़ेगा? TCS करना पड़ेगा। सर अगर कोई महीने में ऐसा होगा आपका 2,000 रुपीज का सप्लाई है और 4,000 रुपीज का रिटर्न है, तो नेगेटिव अमाउंट को आप क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। ठीक है सर, जो भी कैलकुलेशन है TCS का, वो आपके GSTIN लेवल पे करने का। यानी कि अगर आप 4 स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, 4 अलग अलग ECO के थ्रू कर रहे हो, या एक ही ECO के थ्रू कर रहे हो, 4 अलग अलग स्टेट में कर रहे हो, हर एक स्टेट का TCS का कैलकुलेशन आपका अलग होगा। ठीक है
सर जो भी टीसीएस कलेक्ट करेगा उसको गवर्नमेंट को 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक डिपॉजिट करना है। मतलब सर अगर अक्टूबर का टीसीएस है तो 10th नवंबर तक ईसीओ ने रिटर्न फाइल करके पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना चाहिए। अगर नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% के साथ। ठीक है सर, टीसीएस वालों को कंपलसरी एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 8, कोई महीने में ट्रांजैक्शन हो या ना हो, कंपलसरी महीना खत्म होने के बाद में 10 दिन के अंदर जीएसटीआर 8 फाइल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को साल में एक बार एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा इन द फॉर्म जीएसटीआर 9 भी, जिसका ड्यू डेट रहेगा 31 दिसंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। नील जीएसटीआर 8 टू बी फाइल्ड, कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में सर आप जीएसटीआर 8 फाइल नहीं कर सकोगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेट स्टेटमेंट। मतलब सर देखो आपका जून 2026 है, उसका जीएसटीआर 8 का डेट क्या था 10 जुलाई 2026। यहाँ से आपको 3 साल का टाइम मिलेगा रिटर्न को फाइल करने के लिए, यानी कि क्या डेट आता 10 जुलाई 29। इसके बाद में आप जीएसटीआर 8 फाइल नहीं कर पाओगे फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। ठीक है सर, जो भी आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है उसको आप किधर ले सकोगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ले सकोगे। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, एंड अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्लियर है, डन। बस टीसीएस चैप्टर में से इतना ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, या अदर पॉइंट्स को एक बार आप लोग रीड कर लो, मैंने इसको आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ऑलरेडी करा दिया है। क्लियर है, डन। चलो इसी के साथ में अपना ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए। कमेंट जरूर करना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आपके सभी सीए इंटर के फ्रेंड जिनका टाइम मई 26 से जैन 27 के बीच में, या फिर अगर सीए में इंटर के दोस्तों जिनका टाइम जून 26 दिसंबर 26 है, तो वीडियो को शेयर जरूर करना उनके साथ। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।